अभी मेरे छोटे भाई शशि भूषण जी जो गीत सुना कर गए हैं, बहुत कुछ उस गीत में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में संघर्षों के बिना कुछ नहीं है। हमें जो भी कुछ आज मिला है वो संघर्षों से मिला है, लेकिन इसमें संघर्ष शायद हमारा कम है अभी तक। हमारे महापुरुषों का संघर्ष बहुत ज्यादा है, और सही मायने में उन्हीं का जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बाद इस देश में जो परिस्थितियां बदली, उन्हीं बदली हुई परिस्थितियों का लाभ हमें मिल पा रहा। संघर्ष हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे संघर्ष से वो उनका संघर्ष कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसमें अगर मैं सबसे पहला नाम कहूं या लूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप आगे से थोड़ा करेक्शन करें कि ये जो पीछे नाम लिखा हुआ है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के, पहले लिखा है महात्मा। महात्मा नहीं लिखो, कोई क्या कहता है आप भाड़ में जाने दो उसको, आप लिखो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। हमारे लिए वही राष्ट्रपिता हैं। हमारे लिए ज्ञान का रास्ता किसने खोला? बाबा साहब से भी पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने। इस देश की तमाम महिलाओं के लिए शिक्षा का रास्ता किसने खोला? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने। और संघर्ष भी उन्होंने कहां किया? संघर्ष किया देश में जहां ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का गढ़ था, उनकी छाती पर खड़े होकर संघर्ष किया उन्होंने। और उस संघर्ष में वो जीते। जहां चित पावन ब्राह्मण उनका वर्चस्व था, उसके विरुद्ध, उनकी तमाम धारणाओं के विरुद्ध, उनकी तमाम मान्यताओं के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया और हमारे लिए रास्ता खोला और बड़े बदलाव किए उन्होंने पहले अपनी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फूले, उनको पढ़ाया। उससे पहले पढ़ाने की परंपरा नहीं थी लड़कियों को, विशेषकर शूद्र समाज में तो थी ही नहीं। तो उन्होंने पहले अपनी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ाया और फिर उनको साथ लेकर समाज में बदलाव का एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। और यहां तक शुरू किया कि जो जमीन उनकी अपनी थी, उस जमीन को बेचकर महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने लगातार उसके लिए प्रयास किया। और इतना ही नहीं, जितनी भी कुरीतियां थी, जितने भी अंधविश्वास थे, जितनी भी धर्मांधता थी, उस धर्मांधता को शोध करके सच बाहर निकाल के जनता के सामने लाने के लिए सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की, जिसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान उस समय के, इवन ब्राह्मण समाज के भी विद्वान लोग उसमें शामिल थे। उनका भी योगदान रहा। लगातार इस तरह से उन्होंने काम किया। और उनके जाने के बाद भी जो काम था, माता सावित्रीबाई फूले ने वो आगे बढ़ाया। अपने जीवन के अंतिम सांस तक वो हमारे लिए लड़ते रहे, हमारे लिए काम करते रहे। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय वो हैं। और उसके बाद वही महाराष्ट्र में इस कारवां को जो आगे बढ़ाया, वो बढ़ाया साहू जी महाराज ने। साहू जी महाराज ने पहली बार अछूतों के लिए हॉस्टल खोले, स्कूल कॉलेजों के दरवाजे खोले, सर्विस में रिजर्वेशन पहली बार दिया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया और फिर उस परंपरा को आगे लेके गए और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कितनी दिक्कतें झेली। आज अगर हम उनके जीवन को जब पढ़ते हैं, उनके संघर्षों को जब जानते हैं, तो हमारी रूह कांप जाएगी। इतने संघर्ष झेलने के बाद भी वो अपने लक्ष्य से कभी डिगे नहीं, कभी डरे नहीं, कभी रुके नहीं और कभी झुके नहीं। समझौता भी नहीं किया। किसके लिए? हमारे लिए। और आज हम सब लोग, आप और मैं ही नहीं, इस देश में करोड़ों लोग, इस देश की तमाम नारी जाति आने वाले समय तक भी बाबा साहब का एहसान कभी कोई उतार नहीं पाएगा। उनके शुभ कर्मों से जो हमें मिला है, हम उसे कभी भुला नहीं सकते। कोई कितना ही भी अपने आप को समझ ले
पर अगर वो शूद्र समाज में हुआ है और भारत में रह रहा है, अगर वो महिला समाज से है, महिला जाति से है, तो वो कभी भी बाबा साहब के उन पुण्य कर्मों को भुला नहीं सकेगा जिनकी बदौलत आज इस देश में हम सबको, उन सबको सम्मान से जीने का मौका मिल पा रहा है। अन्यथा मौका मिलेगा नहीं किसी हालत में। आपका मौका कैसे छीन लिया जाता है, ये आपसे किस कदर नफरत है आज भी, उसका एक उदाहरण, क्योंकि यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक मसला अभी लगातार चर्चा में आया है जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूजीसी। बिल्कुल सही बात है। सो आप समझिए कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है, कॉलेजेस को मान्यता देता है, उसको किसने डायरेक्शन दी नियम बनाने की? देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नियम बनाइए, इस कदर भेदभाव, इस कदर अत्याचार हो रहा है। और क्यों कहा गया? क्योंकि आप जानते होंगे डॉक्टर पायल तड़वी जिन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। आप जानते होंगे रोहित वेमुला, जिस तरह से उन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवार, उनकी माताजी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। और वो दोनों पिटीशन क्लब होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। उसी पिटीशन, उन्हीं पिटीशन में ये डायरेक्शन दी गई यूजीसी के लिए। और आज के जो चीफ जस्टिस हैं, मजेदार बात आप देखिए, इसको समझिए कि कहना गहरा षड्यंत्र, वो सब कुछ जो हमारे महापुरुषों की बदौलत हमें मिला, उसे छीनने की कितनी घिनौनी साजिश हो रही है। कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हीं चीफ जस्टिस ने उस बेंच में जब वो थे जहां पायल तड़वी और रोहित वेमुला वाला मैटर था, उन्हीं चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन दी कि नियम बनाइए। और उन्होंने माना ये कि ये आत्महत्याएं नहीं है रोहित वेमुला की या डॉक्टर पायल तड़वी की और इसी तरह की जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, ये आत्महत्याएं नहीं है, ये संस्थागत हत्याएं हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है ये। इसके लिए डायरेक्शन दी गई। सरकार ने, यूजीसी ने डायरेक्शन बनाई। हालांकि उन डायरेक्शंस का कोई, मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरा पढ़ा है, वो जो नोटिफिकेशन है गजट में, कुछ नहीं उनसे हासिल होने वाला है। क्यों नहीं हासिल होने वाला है, मैं आपको बताता हूं। इस देश में कानूनों का पालन नहीं होता। कानून जिसे पार्लियामेंट बनाती है या राज्यों में विधानसभाएं बनाती हैं, तो ये तो केवल नियम ही थे। नियम एक संस्था ने बनाए। जब कानून का पालन नहीं है तो नियमों का पालन कैसे होता? नहीं हो सकता था ना। लेकिन फिर भी उसके ऊपर हल्ला मचाया गया। और हल्ला किस लिए मचाया गया? कि यूजीसी में विशेष रूप से ओबीसी को जोड़ लिया गया। ओबीसी, तो ओबीसी को जोड़ने से क्या दिक्कत हो गई? क्या ओबीसी हिंदू नहीं है? अगर आप ओबीसी को हिंदू मानते हो तो फिर ये नफरत क्यों है? और अगर आप ओबीसी को जोड़ने से हल्ला मचा रहे हो, विरोध कर रहे हो, तो ओबीसी को वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि तुम बेशक अपने आप को हिंदू मानो, लेकिन तुम हिंदू नहीं हो। यही बताया जा रहा है ओबीसी को। अन्यथा विरोध किस बात का था? कोई विरोध नहीं था, पर विरोध किया गया। और विरोध की, घृणा की हद कितनी थी, ये दो उदाहरण मैंने सुना है उन्हीं वीडियोस में। जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गधों को घोड़ा बनाओगे, ये शब्द हैं उनके, गधों को घोड़ा बनाओगे। तो पूरे समाज को, यानी पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, एससी आदिवासी समाज को क्या कह रहे हैं वो लोग, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और यही नहीं, एक और वीडियो है जिसमें वो रिजर्वेशन को मवाद कह रहे हैं। मवाद खा रहे हैं रिजर्वेशन को। सो आप समझ रहे हैं कि आपके प्रति उनके अंदर कितनी गहरी घृणा है, कितनी गहरी नफरत है। वो आपको कुछ भी देना नहीं चाहते। हम आज इस मौके पर एक बात को जरूर हम समझने का प्रयास करें। सच से आंखें चुराने की जरूरत नहीं है। सच कितना ही भी कड़वा हो, कितना ही भी बुरा हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका मुकाबला करो और उसके लिए संघर्ष करो। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं
मैं कहता हूं अगर कोई बात होती है आप बताओ मुझे, मैं आपके साथ, न केवल मैं खुद बल्कि मेरी पूरी ताकत, मेरा पूरा सोशल स्ट्रक्चर आपके साथ में, मेरे जितने भी संबंध है सब कुछ आपके साथ में खड़ा है। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ो ईमानदारी से। समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए लड़ो ईमानदारी से। और अब जो हालात हो रहे हैं, ये यूजीसी केवल एक नमूना है, केवल एक नमूना। साजिश इससे भयानक है, साजिश इससे बुरी है। और बुरी क्या है? मुझे अभी यह संविधान गिफ्ट किया गया है, भारत का संविधान। यह भारत के संविधान की ही ताकत है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ पा रहे हो। यह भारत के ही संविधान की ताकत है कि आप जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ पा रहे हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर पा रहे हो, लॉ में पढ़ पा रहे हो। यह सिर्फ इस संविधान की ताकत है। लेकिन अब यह संविधान खतरे में है, और खतरे में इतना बुरा है जो आपकी कल्पना से बाहर है। मोदी सरकार 2029 तक हर सूरत में इस संविधान को खत्म करने जा रही है। आपको जो कुछ भी मिल रहा है इसी के बदौलत मिल रहा है, और इस संविधान को यह सरकार खत्म करने जा रही है। ये चीज किस तरह से करने जा रही है, मैं अगर आपको यहां बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, ताकि शॉर्ट में आप इस चीज को समझ सकें। ये जो सरकार काम कर रही है, किसके विरुद्ध कर रही है? इस संविधान के विरुद्ध कर रही है। कैसे विरुद्ध कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? हमारी समझ में तो इसका मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, नो एजुकेशन पॉलिसी या नागपुर एजुकेशन पॉलिसी। और इसका मतलब यह है कि एजुकेशन देनी नहीं है, विशेषकर उन्हें एजुकेशन नहीं देनी जो शोषित पीड़ित समाज के बच्चे हैं, शूद्र समाज के बच्चे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे हैं। उनके हाथ से एजुकेशन पूरी खींच लेनी है। क्यों? अगर कोई ऐसा ही दूसरा अंबेडकर इनमें से निकल आया, एक ही भारी पड़ रहा है, वही संभालने में नहीं आ रहा, अब दूसरा भी कोई अंबेडकर निकल आया तो कैसे संभालेंगे? इसलिए एजुकेशन छीन लो, दूसरा रोजगार छीन लो। सो ये सरकार ये सब सारे काम कर रही है, बावजूद उसके हमें खत्म नहीं कर पा रही है। हमें कैसे खत्म करेगी? तो हमें खत्म करने के लिए पहले इस संविधान को खत्म करें। इस संविधान का अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 पढ़िए उसको जाके बहुत अच्छी तरह से। इस अनुच्छेद, इसका पार्ट 20 भाग 20 अनुच्छेद 368, उसमें संविधान में संशोधन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया दी हुई है। और उसकी 3 शर्तें हैं, मेन 3 शर्तें। एक शर्त यह है कि संविधान में कोई संशोधन होगा तो इसी अनुच्छेद के अनुसार होगा, जो इसमें प्रक्रिया दी गई है, जो प्रोसीजर दिया गया है। दूसरा, संविधान संशोधन का बिल संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कौन कौन से सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी में लाया जा सकता है। और एक सदन में पास हो जाएगा, फिर उसी तरह से दूसरे सदन में पास किया जाएगा। तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने एमपी हैं? 543, 543। तो शर्तें क्या है संशोधन की? एक शर्त यह है कि संविधान संशोधन अगर लाया जाएगा तो कम से कम आधे, जो उसकी सदस्य संख्या है उसके आधे यानी बहुमत उस संशोधन विधेयक के पक्ष में होना चाहिए। एक शर्त। दूसरी, जितने लोग उसमें भाग ले रहे हैं उस चर्चा में और पार्लियामेंट में उस समय उस सदन में उपस्थित हैं, उनकी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत चाहिए। और तीसरी, कुछ और प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में अगर बदलाव करना है, जैसे आर्टिकल 45, 54, 55, 73, 162, 241, 279A, 7th शेड्यूल,
ये और देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें अगर करना है तो उसके लिए इन दो शर्तों के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, और वहां से किसी मंत्रिमंडल का नहीं, मुख्यमंत्री का नहीं, वहां की विधान परिषद जो है, विधानसभाएं जो है, उनमें पारित प्रस्ताव का समर्थन चाहिए। तो 3 शर्तें हो गई। 3 शर्तें जिस दिन पूरी हो जाएंगी, संविधान मोदी सरकार खत्म कर देगी। अब स्थिति क्या है? लोकसभा में कितने हैं? 543। 2/3 मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए? 362, 362। तो ध्यान आ रहा आपको, अब की बार 400 पार। ये 400 पार इसलिए चाहिए कि कम से कम 362, 362 एमपी लोकसभा में चाहिए। इसके साथ साथ राज्यसभा में कितनी संख्या है? 250। राज्यसभा में 250 है तो 2/3 कितनी होगी? 167, यानी 167 एमपी राज्यसभा में चाहिए। राज्य कितने हैं इस देश में? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो कम से कम 14 राज्यों का समर्थन चाहिए। और जिस दिन ये तीनों हो जाएगा, उस दिन भाजपा, उस दिन मोदी सरकार इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए संविधान के ही माध्यम से संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में लेके आएगी। अभी क्या है स्थिति? ना तो राज्यसभा में उनके पास में 167 167 एमपी हैं, ना ही लोकसभा में उनके पास में 362 एमपी हैं, और ना ही 14 राज्यों में उनकी सरकार है। 13 राज्यों में है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 14 राज्यों में उनकी सरकार हो सकती है इस चुनाव के बाद। ये सारा का सारा सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी एक कानून जिसके लिए आज 13 तारीख है, 16, 17, 18 3 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। किस लिए? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी महिलाओं के लिए आरक्षण, इस पर, इस विधेयक पर चर्चा होने वाली है, संविधान संशोधन विधेयक पर। क्यों चर्चा कर रहे हो आप इस पर? जब आपने 2023 में ये कानून पास किया था, तब आपने उसकी शर्त लिखी थी, सेक्शन 5 में आपने लिखा था कि इस संशोधन के बाद जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में जनगणना होगी, जनगणना के बाद में डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद में ये लागू होगा, और उसकी मियाद बैठती है 2034 के बाद। तो आप ये अचानक अब क्यों उसको लाना चाहते हैं? तब आप कह रहे